क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के बारे में बताया गया। यानी कि हम जो उपयोगिता है उसको हमें नापना तो बड़ा मुश्किल काम है, तो उसको हम क्रम दे देते हैं। वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता को संख्या में नहीं नाप सकते। अधिक से अधिक हम कम या उनको अधिक उपयोगिता के आधार पर हम उनको क्रम दे देते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि उपभोक्ता उपयोगिता को संख्या में नहीं मापा जा सकता, यद्यपि वह विभिन्न उपभोक्ता बंडलों को क्रम देता है। क्रम का मतलब जानते ही होंगे कि 1 2 3। तो हम यहाँ पे पहले ज़्यादा क्योंकि पहली वस्तु से जो उपयोगिता मिलती है वो ज़्यादा मिलती है, तो हम वहाँ से उसको क्रम देते हैं, उसके बाद घटेगा। जैसे जैसे वस्तु की इकाई बढ़ेगी, उपयोगिता का क्रम घटेगा। तो इसको एक चित्र द्वारा भी यहाँ समझाया जा सकता है कि हम जो है कैसे अपने बंडल को अपनी आय के हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चीजें हमको बताया गया कि हम एक तो केला खरीदते हैं, एक आम खरीदते हैं। तो जब हम केले 4 खरीदते हैं तो हमें 9 आम खरीदने हैं। जैसे हम केले की संख्या घटाते हैं तो हमारी आम की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ यह कहा जाएगा कि हमने एक केले का त्याग किया तो हमारे एक आम बढ़ गया। हमने 2 केलों का त्याग किया यानी कि 4 से हम 2 केले खरीद रहे हैं, तो हमारे आम जो है वो 9 से 12 हो गए। तो यानी कि किसी एक वस्तु को छोड़ना पड़ता है, यानी कि त्याग करना पड़ता है, तो किसी दूसरी वस्तु की हम मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो इस वक्र को हम अधिमान वक्र कहते हैं। और एक अधिमान वक्र पर सभी बिंदु ए बी सी डी उपभोक्ताओं को समान स्तर का संतोष प्रदान करते हैं। समान स्तर का संतोष हुआ क्यों? क्योंकि एक तरफ हम केले की मात्रा कम कर रहे हैं तो आम की बढ़ रही है, यदि आम की मात्रा कम कर रहे हैं तो केले की बढ़ रही है। तो यानी कि हमारा जो बजट है, यानी कि हमें जो उस पर पैसे खर्च करने, उतने ही पैसों में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार एक की मात्रा घटाते हैं तो दूसरे की बढ़ाते हैं। तो ये स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता की एक केला प्राप्त करता है तो उसको कुछ आम का त्याग करना पड़ता है ताकि उसकी उपयोगिता का स्तर वही रहे, यानी कि उसका अधिमान वक्र वही रहे। जो ये वक्र है, ये अधिमान वक्र, ये हमारा यहीं पे तभी रहेगा जब हम केले और आम की मात्रा में तालमेल बैठाएंगे। यानी कि आम की मात्रा बढ़ानी है तो हमें केले की मात्रा कम करनी पड़ेगी, केले की मात्रा बढ़ानी है तो हमें आम की मात्रा को कम करना पड़ेगा, तभी हमारा ये अधिमान वक्र इसी बिंदु पे रहेगा। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर अधिमान वक्र जो है वो 3 अधिमान वक्र बन जाएंगे इस तरह से। ये यहाँ पे हम किसी एक ही चीज की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे हम किसी एक ही चीज की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, ये देख रहे। लेकिन इन तीनों संयोग में से हमें वही संयोग चुनना पड़ेगा जो हमारी बजट रेखा के पास हो, नजदीक हो या बजट रेखा पर हो, तो वही संयोग हमें चुनना पड़ेगा। चलिए ये चीज अभी बाद में आएगी तो उस समय थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे इसको। अभी हमारा जो चल रहा था उसी के बारे में बात करते हैं। ये तो अधिमान वक्र, सीमांत। अब इसमें एक चीज आती है सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि एमआरएस का मतलब यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो इसको सरल रूप में वह दर कहते हैं जिस पर उपभोक्ता आम के स्थान पर केलों को प्रतिस्थापित करता है। यानी कि अपना संतुलन बनाने के लिए
उसी आमदनी में या उसी बजट में आम की मात्रा घटाकर केले की मात्रा बढ़ाना या केले की मात्रा बढ़ाकर आम की मात्रा घटाना, तो इसको वो प्रतिस्थापित करता है, यानी कि एक को घटाता है दूसरे को बढ़ाता है, तो ताकि उसकी उपयोगिता समान रहे, तो उपयोगिता में कोई अंतर ना आए। तो इसी को हम जो है एमआरएस कहते हैं। एमआरएस बराबर जो है डेल्टा डेल्टा कहते हैं बदलाव को। यहाँ डेल्टा से जो मतलब लिया गया है, ये डेल्टा इसको बदलाव कहते हैं, यानी कि किसी की मात्रा कितनी बढ़ी और दूसरे की मात्रा कितनी घटी। तो यहाँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो जो दूसरी वस्तु है उसके बटे पहली वस्तु, तो ये हम इस सूत्र से इसको निकाल सकते हैं। अब ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है, दर के बारे में एक सारणी बना के समझाया गया है कि मान लिया हम दो वस्तुओं का जो है संयोग लेते हैं, एक केले की मात्रा लेते हैं, एक आम की मात्रा लेते हैं। तो संयोग है ए में है कि 1 केला 15 आम। दूसरा संयोग है 2 केले 12 आम। तीसरा है 3 केले 10 आम। चौथा है 4 केले 9 आम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिंदु ए से बी तक जाने में उपभोक्ता 3 आम का त्याग करता है। तो जब संयोग ए था, ए से जब वो बी में गया, तो बी में यहाँ 1 केला बढ़ता है और उसके बदले में वो 15 से 12 पे आ जाता है, यानी कि 3 आमों का त्याग करता है, तब जाकर के 1 केला बढ़ता है। सी स्थिति में देखते हैं कि यहाँ पे वो 15 से 10 पे रहते हैं, यानी कि यहाँ से 5 किलो का त्याग करता है, वो सॉरी आम का त्याग करता है, तब जाकर के 2 केले बढ़ते हैं। और डी वाली स्थिति में देखें तो वो 6 आम का त्याग करता है, तो तब जाकर के 4 केले बढ़ते हैं। अब उनकी एम आर एस दर देखें तो यहाँ तो पहली स्थिति में तो शून्य रहेगी, नील रहेगी। दूसरी बी स्थिति में देखते हैं कि अगर वो दर 3.1 है, तो दूसरी स्थिति में यहाँ घट करके वो 2.1 रह जाती है और डी में जो है 1.1 रह जाती है। तो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रत्येक अगले क्रेता के लिए उपभोक्ता थोड़ी और थोड़ी आमों की मात्रा का त्याग करता है। तो जैसे जैसे वो अपना अगला जो बंडल है वो प्राप्त करता है, तो उसमें आम का त्याग करता है, तब जाकर के केलों की मात्रा बढ़ती है। अब अधिमान वक्र की आकृति क्या होती है? तो अधिमान वक्र की जो आकृति है वो ये बताया था कि ऊपर से नीचे ऐसे ये गिरती हुई होती है, इस तरह से ये। और यह एक अधिमान वक्र की ये जो आकृति है वो सामान्य स्थिति में ही होगी, यानी कि वस्तु एक ही हो। लेकिन जब एक और दूसरी वस्तु होती है जो कि पूर्ण स्थानापन्न होती है, यानी कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु पूरी तरह से उसका स्थान ले लेती है। अब ऐसी वस्तु क्या होती है? मान लिया जैसे हमारे पास 5 का एक तो नोट है और एक 5 के सिक्के हैं, तो दोनों में वैल्यू तो दोनों की एक है, अंतर तो कुछ है नहीं। 5 रुपए में खरीदोगे आप, सिक्का दोगे तब भी वही चीज आएगी, और नोट दोगे तब भी उतनी चीज आएगी। लेकिन ये यहाँ बताया है कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु के पूर्ण स्थानापन्न है, यानी कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु पूरी तरह से इस्तेमाल में लाई जा सकती है, सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं गिरती है इसमें, यह दर तब समान रहती है। तो ये जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है हम देख रहे हैं, ये नहीं गिर रही है। सभी स्थितियों में 1:1, 1:1 ही है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से वस्तु स्थानापन्न है, यानी कि चाहे हम 5 का सिक्का दे, चाहे हम 5 का नोट दे,
हमें वस्तु उतनी ही मिलनी है। इसी बात को हम रेखा चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे 5 रुपए के नोट की संख्या इधर है और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या इधर है। तो यहाँ ये जो है, ये हमारी ये बजट रेखा है, ये दिखाती है कि कहाँ कहाँ पे क्या संतुलन बनता है। और इसकी जो एमआरएस दर है वो हम देखते हैं कि जितना वाई वस्तु में परिवर्तन हो रहा है उतना ही एक्स वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, उतनी ही मात्रा में। तो इसलिए दोनों जब ये कटते हैं, एक और बटे एक को काटेंगे तो एक ही आएगा। तो यानी कि जितनी उसमें वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ना संयोग में परिवर्तन हो रहा, यानी कि बंडल में। तो यहाँ पे पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं का अधिमान वक्र दो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाली दो वस्तुओं के अधिमान वक्र एक ही सीधी रेखा में होता है। तो यहाँ अधिमान वक्र जो है उसमें ऊपर से नीचे गिरने की प्रवृत्ति तो पाई जाती है, लेकिन उत्तल वाली प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। इस तरह के आकार वाली प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, एक सीधी रेखा के रूप में गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये समझ लीजिए कि जो अधिमान वक्र है, यदि उसमें MRS की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो एक सीधी रेखा होगी, और जब MRS की वैल्यू में परिवर्तन होता है तो वह इस तरह की अधिमान वक्र मिलेगा। तो दोनों के अधिमान वक्र में ये अंतर है। अब आगे चलते हैं कि हम देखते हैं कि यदि हमारी एक वस्तु को हम स्थिर रखते हैं और दूसरी वस्तु को हम परिवर्तन करते हैं, तो तब जाकर के हमारे जो संयोग है वो इस तरह से अधिमान वक्र बढ़ते हैं। ये अधिमान वक्र हमें मिलता है, और इन अधिमान वक्रों में से हम वही स्थिति चुनते हैं जो हमारी बजट रेखा के पास होती है। अभी इस संबंध में आगे बताया जाएगा। तो फिलहाल जो है ये देखते हैं हम कि अधिमान अनाधिमान मानचित्र। सभी बंडल पर उपभोक्ता के अधिमानों को अनाधिमान वक्र समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कि रेखा चित्र 2.5 में दिखाया गया है। ये तो ये यहाँ पे अलग अलग जो है अनाधिमान वक्र है। इससे उपभोक्ता का हम अनाधिमान वक्र कहते हैं। अनाधिमान वक्र उस स्थिति सभी बिंदुओं पर उन बंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें उपभोक्ता तटस्थ मानता है। अधिमानों का एक दिष्टता का यह अभिप्राय है कि किन्हीं दो अनाधिमान वक्रों के बीच ऊपर वाले बंडल पर स्थित बंडलों को नीचे वाले वक्र पर स्थित बंडलों की अपेक्षा अधिमानता दी जाती है। यानी कि जो नीचे वाला वक्र होगा उसको हम अधिमानता ज्यादा देंगे, और ऊपर वाला जो वक्र है उसको अधिमानता कम देंगे। इसका मतलब यह है कि ये जो लाइन है बीच वाली, ये इससे हमारी बजट रेखा के ज्यादा पास है, तो इसलिए ये ज्यादा अधिमानता रखती है। अब अनाधिमान वक्रों के विशेषताएं या लक्षण क्या होती हैं? तो लक्षण होती है ये कि वक्र जो है वो दाएं से बाएं नीचे की ओर होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इधर दाएं से बाएं नीचे गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब एक उपभोक्ता को उसी अधिमान वक्र पर स्थित है केले में वृद्धि को आमों की मात्रा कम करके क्षतिपूर्ति की जाती है।
तो ऐसा वक्र जो है एक ही अधिमान वक्र तब मिलेगा जब हम किसी एक वस्तु में कमी करें और उसके बदले में दूसरी वस्तु बढ़ाएं, तो यही होगा, ये ऐसा एक ही अधिमान वक्र होगा। और यदि हम किसी एक वस्तु में वृद्धि करते हैं तो उसके अधिमान वक्र जो है वो अलग अलग होंगे। दूसरी स्थिति है उच्च अधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमने 3 संयोग लिए हैं। बंडल ए है, इसमें 1 केला 10 आम, दूसरा बंडल है 2 केले 10 आम, तीसरा है 3 केले और 10 आम। तो हम इसको रेखा चित्र के द्वारा समझते हैं कि जब तक एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक व्यक्ति सदैव ही उस वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहेगा। यानी कि हमारा बजट मान लिया 15 रुपए है और 1 रुपए का 1 आम और 1 रुपए का 1 केला मिलता है, तो यहाँ हमारे 11 रुपए खर्च होते हैं, हम इसको भी खरीद सकते हैं। यहाँ हमारे 12 होते हैं, इसको भी खरीद सकते हैं। यहाँ हमारे 13 होते हैं तो इसको भी खरीद सकते हैं। और मान लिया यहाँ 10 और यहाँ 16 हो जाए तो हम उसको नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे बजट से बाहर है। तो तब वो हमारा संतोष स्तर जो है उससे बाहर हो जाएगी, यानी कि वो हमारी बजट रेखा से बाहर हो जाएगा। अब क्योंकि वस्तु की अधिक मात्रा संतोष के स्तर को बढ़ाती है। जैसे जैसे हम वस्तु की मात्रा को खरीदते जाएंगे हमारा संतोष का स्तर भी नीचे गिरता जाएगा। यानी कि हमें पहली वस्तु से ज्यादा संतोष मिलेगा, दूसरी से और कम, तीसरी से और कम, चौथी से और कम। तो हम यहाँ देखते हैं कि केले और आम के 3 संयोग है, ABCD, जो कि चित्र इतने में दिखाया गया है। यहाँ पे देखते हैं ABC में आम की मात्रा समान है तथा और केलों की मात्रा अलग अलग है। संयोग B A की अपेक्षा उपयोगिता का स्तर ऊंचा होता है। B का स्तर ऊंचा क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ 1 की बजाय 2 केले मिल रहे हैं और आम 10 के 10, ये तीनों कंडीशन में। इससे अच्छा स्तर ये है C, क्योंकि यहाँ हमें 3 केले मिल रहे हैं और 10 आम मिल रहे हैं। तो इसलिए B A की अपेक्षा ऊंचा अधिमान वक्र हुआ और C B की अपेक्षा ऊंचा अधिमान वक्र हुआ। कुल मिलाकर के तीनों में C सबसे ऊंचा अधिमान वक्र हुआ। अधिक आम अथवा अधिक केले अथवा दोनों की अधिक मात्रा वाले संयोग जो है वो उच्च अधिमान वक्र वाला होगा तथा इस संयोग का प्रतिनिधित्व करेंगे जो संतोष के स्तर को ज्यादा ऊंचा रखता है। यानी कि अगर हम तीनों संयोगों में संतोष के स्तर की बात करें तो हमें सबसे ज्यादा संतोष वो C संयोग पे मिल रहा है। अब यहां दिया है कि 2 अधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो जब 2 अधिमान वक्र होंगे, जैसे कि ये दिए, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। काटेंगे कब? उसकी स्थिति है, ये है बिंदु B बिंदु C से भी प्राप्त उपयोगिता समान है, लेकिन स्पष्ट है कि विसंगत निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि केले की उसी मात्रा से जैसा कि बिंदु B पर उपभोक्ता आम की अधिक मात्रा प्रदान करता है, इस प्रकार बिंदु B पर उपभोक्ता बिंदु C की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में है। अतः एक दूसरे को काटते हुए अधिमान वक्र विसंगत निष्कर्ष निकालते। अधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, लेकिन जब स्थिति विसंगत हो तो वहां ये एक दूसरे को काटते हैं। जैसे यहाँ ये
एक दूसरे को एक इस बिंदु पर काटे हैं। उपभोक्ता का बजट। चलो बच्चों, अभी काफी लंबा हो गया है, इसको हम दूसरे लेक्चर में जो है आगे की बात पूरा करेंगे। काफी लंबा पार्ट है ये, इसमें काफी समय लगेगा, तो हो सकता है कि 3 वीडियो में इसको बनाना पड़े। ठीक है, थैंक यू।